राधे राधे दोस्तों। मैं इलेक्ट्रोमोबाइल्स डॉक्टर आर बी गोस्वामी दोनों ग्रुप के सभी सामान्य चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब पर हमारे सभी फॉलोअर्स का हार्दिक तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी डाइटरी एंड ईएच ट्रीटमेंट बुक रिटर्न प्रोसेस में है। साथियों, हमारे ग्रुप में 253 साथी हैं एक्टिव ग्रुप के अंदर और 200 लगभग आर बी गोस्वामी ग्रुप के अंदर हैं साथी। तो हमने उम्मीद यही किया था कि हमारे सभी साथी जो है रजिस्ट्रेशन इसमें कराएंगे, लेकिन साथियों अभी तक 130 ही रजिस्ट्रेशन हो चुका हुआ है और बाकी अभी बैलेंस रहते हैं। देखिए साथियों, इस बुक के अंदर जो है मटेरियल पहले से जो है हमारी जो पहले वाली बुक है 3 in 1 है, न्यू इस बुक है, उससे भी ज़्यादा मटेरियल इसके अंदर हो गया है। इसके पेजेज भी उससे शायद हो सकता है कि ज़्यादा पेजेज ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मटेरियल ज़्यादा होगा क्योंकि हम अक्षरों के साइज़ को जो है उसमें छोटा करने वाले हैं। पहले वाले में स्पेस भी ज़्यादा था और अक्षर थोड़े बड़े थे, लेकिन इसके अंदर अक्षर थोड़ा छोटा करेंगे क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा है और हमने पेज ज़्यादा बढ़ाने नहीं है इसके। तो साथियों, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है देखिए उनके लिए तो हम वही 900 के लगभग बुक इसमें देंगे, लेकिन हो सकता है क्योंकि इसमें जो है वर्क ज़्यादा बढ़ रहा है तो हो सकता है कि फिर इसका रेट जो है ज़्यादा बढ़ाना पड़ जाए। इसलिए जो साथी अभी बचे हुए हैं वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि जिनका रजिस्ट्रेशन होगा तो उनको हम जो है एक कहे हुए अमाउंट में ही देने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन उसके बाद में बुक छपने के बाद में, प्रिंट होने के बाद में, आने के बाद में जो नए साथी लेंगे उसका जो है उनको बढ़ा हुआ मूल्य इसका देना होगा। तो इसलिए इससे बचने के लिए जितना जल्दी हो सके हमारे जो साथी बचे हुए हैं वो सभी अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि साथियों ये अपने आप में एक कंप्लीट बुक होगी जिसके अंदर लगभग 300 से भी अधिक जो है डिजीज़ होंगी और उसका पूरी रूप से जो है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इसके अंदर दिया गया है और साथ में जो है उसका खान पान, उसकी डाइट प्लान कैसे होगी, उसको क्या खाना है, रोग के अनुसार क्या नहीं खाना है, ये भी इसके अंदर जो है मार्गदर्शन इसमें किया गया है। अगर कोई भी हमारे चिकित्सक बंधु जो है इस डाइट प्लान को और रोग के अनुसार जो है रोगी को फॉलो करवा देंगे तो 100% रोगी जो है ठीक होगा, ना ठीक होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके जो हमारे साथी बचे हुए हैं ये बुक जो है सबके पास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना जो है प्रैक्टिस जो नए हमारे साथी हैं वो तो कर ही नहीं पाएंगे। तो उनके लिए तो ये भी एक मास्टर गाइड ही अपने आप में होने वाली है, कंप्लीट बुक है। तो जितना जल्दी हो सके वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो आइए साथियों, आज हम एक रोग को लेकर के आए हैं जिसका नाम है मलेरिया। साथियों, मलेरिया जो है एनाफ्लीज मादा मच्छर के काटने से होता है। इस प्रजाति के मच्छर जो है बारिश के मौसम में ज़्यादा पनपते हैं। वर्षा का पानी जो है एक जगह खड़ा रहता है जिससे मच्छर उसमें उत्पन्न होने लगते हैं। इस मच्छर के काटने से रोगी को बुखार और सिर दर्द जो है भयंकर होने लगता है। बुखार कम हो जाता है, उतर जाता है, फिर चढ़ जाता है, सर्दी लगती है, कंपकपी चढ़ती है। तो इस तरह से जो है बुखार ये आता जाता रहता है। एनाफ्लीज मच्छर के डंक का जो विषाणु है वो रोगी के रक्त में प्रवेश करके जो है सेल को डैमेज करता है। इस रोग का संक्रमण जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैसे सहारा रेगिस्तान है, अफ्रीका है या एशिया का जो है ये पूरे द्वीपों में जो है ये मलेरिया फैलता है। हमारे देश में तो ये वर्ष भर रहता है, वर्षा ऋतु के मौसम में जो है इसका संक्रमण ज़्यादा बढ़ जाता है। तो साथियों, इसके प्रकार पर अगर हम बात करें तो ये 5 प्रकार का होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम साथियों, ये इस विषाणु का सबसे खतरनाक जो है रूप है, प्रकार है। इसमें सबसे ज़्यादा मौतें इसके अंदर ही होती हैं। मृत्यु दर जो है इस परजीवी के कारण होती हैं।
दूसरा है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। इस वायरस के जो है 50% मामले होते हैं और ये एशिया, दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। तीसरा है, इसके अंदर जो है इसका जो विषाणु है साथियों, वो लीवर में 3 वर्ष तक रह सकता है। अगर ना भी आपको कोई मच्छर काटे, एक बार आपको मच्छर ने काट लिया, एक बार मलेरिया से आप संक्रमित हो गए और ना भी कोई आपको मच्छर काटे, तब भी आपको मलेरिया हो सकता है। 3 साल तक ये जो है जीवाणु जीवित रहता है। तीसरा है साथियों प्लाज्मोडियम मलेरिया, पीएम जिसको बोलते हैं। इसकी जो है इस प्रकार का जो जीवाणु बहुत कम पाया जाता है, ज़्यादातर दक्षिण अफ्रीका में ये मिलता है। चौथा प्रकार जो है इसका प्लाज्मोडियम ओवेल। साथियों इसका परजीवी भी जो है पश्चिम अफ्रीका के अंदर जो है ये पाया जाता है और इसका जो विषाणु है, इसका जो परजीवी है, वो कई वर्षों तक, 3 वर्ष नहीं, कई वर्षों तक लीवर में रहता है और बार बार जो है उस व्यक्ति को संक्रमित करता रहता है। और 5वां है साथियों प्लाज्मोडियम नाउलेसी। यह परजीवी दुर्लभ है, बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो है ये उत्पन्न होता है, वहाँ पर जो है ये मिलता है। तो साथियों इसके अगर लक्षणों पे हम बात करें लक्षणों में देखिए, मलेरिया के लक्षण सभी रोगियों में भिन्न भिन्न होते हैं। सभी में एक जैसे सिम्टम्स उसमें नहीं दिखाई देते हैं। जैसे सिर दर्द है, बुखार आना है, सर्दी लगना, ठंडी लगना उसको, उल्टी और जी मिचलाना, चक्कर आना, थकान लगना, इस प्रकार के जो है मलेरिया के रोगी को लक्षण दिखाई देते हैं। और बुखार जो है वो 106 डिग्री तक पहुंच जाता है। आंखें पीली होने लगती है। लीवर और तिल्ली जो है इस रोग के अंदर जो है बढ़ जाती हैं। लीवर और जो स्प्लीन है वो बढ़ जाते हैं, जिससे रोगी को पेट दर्द होने लगता है, भूख जो है उसकी ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार के लक्षण जो है रोगी में, मलेरिया के रोगी में पाए जाते हैं। और इसके कारणों पर अगर हम चर्चा करें, इसका कारण तो मेन तो एक ही है साथियों, मुख्य कारण जो है एनाप्लिज मादा मच्छर व्यक्ति को काट कर मच्छर है, जिसे प्लाज्मोडियम हम कहते हैं। प्लाज्मोडियम, इस वायरस को प्लाज्मोडियम कहते हैं। और मलेरिया से संक्रमित व्यक्ति को काट करके जब ये किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है तो उसके परजीवी जो है वो स्वस्थ व्यक्ति के अंदर इंटर हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तीसरा जो कारण है वो मलेरिया से कोई संक्रमित व्यक्ति है, यदि वो कहीं रक्त का, ब्लड का आदान प्रदान करे हैं, किसको देते हैं, तो उस रोगी में भी जो है ये विषाणु चला जाता है और वो भी फिर जो है मलेरिया से ग्रस्त हो जाता है, उसको भी मलेरिया का अटैक आने लगता है। और साथियों चौथा जो कारण है वो लीवर में रहने के कारण, चाहे उस व्यक्ति को जो है मच्छर काटे ना काटे, लेकिन उसके लीवर के अंदर जो है वो विषाणु रहता है और समय समय पर आकर के वो अपना असर दिखाता है, जिसे वो मलेरिया से संक्रमित हो जाता है। तो साथियों ये हैं कारण। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बड़ा ही इसका सरल इलाज है। रोगी को जो है हमारी बीपी, बीसी और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये डाइजेशन सिस्टम को इफेक्टिव करता है, तो बीपी का हमने यहाँ प्रयोग किया है। इसकी 20 ड्रॉप ली है। बॉडी पेन रहता है, सिर दर्द रहता है, तो ऐसे में हमने बीसी का प्रयोग किया है। और क्योंकि इसका विषाणु जो रक्त में होता है, रक्त की शुद्धि के लिए हमने ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ प्रयोग किया है। तो इसकी 15 ड्रॉप जो है प्रत्येक जो है बीपी की 20 ड्रॉप, बीसी की 10 ड्रॉप और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी की 20 ड्रॉप 30 ml में डाल लेना है और उसको डाइल्यूट करके जो है 10-10 बूंद दिन में 3 बार 4 बार रोगी को देना है खाने से पहले। दूसरा हमारा कंपोजिशन साथियों यहाँ पर जो है S10, C10, वर्बन, विनेरियोवन, F1 और YE। इसमें क्या करना है कि साथियों प्रत्येक औषधि की D4 से ही जो है D4 से 15-15 बूंदे जो हैं 30 ml में मिलानी है
और उसको डाइल्यूट करना डिस्टिल वाटर में। 10 बूंद जो है 1-1 घंटे पर रिपीट करना है पेशेंट को। जब तक रोगी की हालत सुधर नहीं जाती तब तक उसको जो है 10-10 मिनट पर देते 1-1 घंटे पर जो है उसको 10-10 बूंद देते रहे। इसको आप डायरेक्ट टंग्स पे भी डाल सकते हैं या आधा कप पानी में मिला करके भी उसको दिया जा सकता है। यदि बुखार 104 या 104 या 106 तक पहुंच जाता है तो ऐसी अवस्था में साथियों F2 और Y का कोल्ड कंप्रेक्स फोरहेड पर और हाइपोकॉन्ड्रिया पर लगाया जा सकता है, उसे लगाना चाहिए, जिससे रोगी का टेम्परेचर जो है ज़्यादा ना बढ़ सके। तो साथियों ये तो हमारी जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का ट्रीटमेंट हो गया। अब हम डाइट प्लान रोगी के लिए क्या निर्धारित करें कि क्या दें कि इस रोग में जो है इस रोग से लड़ने में उसको हेल्पफुल हो सके, ऐसी डाइट हम क्या दें उसको। तो इस पर हम चर्चा करते हैं साथियों। जो है मलेरिया का रोगी में जो है साथियों क्या है कि उसकी जो है शरीर में इलेक्ट्रोलाइट और पानी की कमी हो जाती है। तो ऐसे में जो है रोगी को पेय पदार्थ जो है ज़्यादा मात्रा में हमें उसको तरल पदार्थ जो है ज़्यादा मात्रा में उसको देने चाहिए, जैसे नींबू पानी है, ग्लूकोज का पानी है, फलों का जूस है या फिर जो है नारियल पानी वगैरह है। तो इस तरह के पेय पदार्थ जो है उसको ज़्यादा मात्रा में उसको रोगी को दे, जिससे बॉडी हमारी डिहाइड्रेट रहे, बॉडी जो है हाइड्रेट रहे। तो साथ ही उसके साथ साथ में जो है इसके अतिरिक्त जो है कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और जो है प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का भी रोगी को जो है देने का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अंदर जो है खाद्य पदार्थों में जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, दाल, चावल है, फलों में सेब, संतरा, चीकू, पपीता, कीवी, अंगूर और मौसमी जैसे फलों का इसमें रोगी को सेवन करवाएं। और जो है कैल्शियम और प्रोटीन इन पदार्थों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि ये जो है रोगी के जो है आपकी परजीवी जो है जीवाणु जो है उनसे लड़ने में ये पदार्थ सहायता करते हैं। इसलिए इस रोग में जो है इन खाद्य पदार्थों का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों और किन चीज़ों का हम जो परहेज़ करें, क्या क्या चीज़ नहीं खाएं। देखिए साथियों इसके अंदर बॉडी डिहाइड्रेट होती है। किसी भी ऐसे पदार्थ का प्रयोग, गर्म तासीर वाले पदार्थों का प्रयोग ना करें जिससे हमारी पानी की क्षमता, पानी की जो है उसमें पानी कम हो जाए, बॉडी के अंदर जल की मात्रा कम हो जाए। तो इसमें ज़्यादातर एक तो देखिए फाइबर युक्त जो चीज़ें हैं वो प्रयोग ना करें। कच्चा सलाद, सलूद है जैसे ये चीज़ें अवॉइड करें इसके अंदर। और पत्तेदार सब्जियां हैं जैसे इनको भी ज़्यादा मात्रा में ना दें। साबुत अनाज ना दे करके उसको पतले लिक्विड में, जैसे पतला दलिया है या खिचड़ी है, जैसे इस तरह का जो है प्रयोग रोगी को कराना है। मोटा अनाज उसको नहीं देना है, जो साबुत अनाज नहीं देना है। और इसके अतिरिक्त जो है मैदा है, मसालेदार चीज़ें हैं, गर्म तासीर वाले ऐसे भोजन है उनसे रोगी को दूर रखें। अचार, खटाई, तले भुने हुए, वसायुक्त जो चिकने जो गरिष्ठ पदार्थ हैं ऐसे रोगी को नहीं देना, क्योंकि इसमें लीवर बहुत कमज़ोर हो जाता है और वो जल्दी से हजम नहीं कर पाएगा। शराब, मदिरा पान, धूम्रपान जो है, गुटखा, तंबाकू वगैरह है, ऐसे पदार्थों से जो है रोगी को दूर रखें। तो साथियों इस प्रकार से अगर इस डाइट का आप पूरे रूप से जो है रोगी को फॉलो करवाएंगे तो ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि रोगी ठीक ना हो। 100% ठीक होगा। जितनी दिनों में एलोपैथी से ठीक होता है उससे ज़्यादा जो है हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से ठीक हो जाएगा। तो साथियों आज का हमारा आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर देना और जो हमारी डाइट प्लान है उसके बारे में भी ज़रूर अपनी राय हमें देना, हम इसमें और क्या कर सकते हैं। तो जहाँ तक देखिए हमारी बुद्धि है, जहाँ तक हमारी सोच है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि रोग में कौन सा भोज्य पदार्थ जो है लाभकारी है और कौन सा नुकसानदेह है, कौन से को जो है हमें वर्जित करना है और कौन से को हमने रोगी को देना है। तो इस प्रकार से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और इसके साथ में जो है इस बुक का जो है हमारा रिटन प्रोसेस चला हुआ है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।